बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के एक नए कानून के बारे में, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरफ से नए कमेंट्स है जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात अभी नहीं है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद इसमें आपको बताऊंगा कि क्यों कार इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए और किस तरह से हमारा एक अहम मसला जो है वो हल हो सकता है इस नए कानून को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद भाई को बुलवाने के लिए सबसे आसान और लीगल तरीका कौन सा है, इस पे भी तफसीली बात करेंगे। पारों के अहम और मुफीद एक कानून के बारे में बात करेंगे जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और काफ़ी अहम कानून है जो कि आम तौर पे आम लोगों को मालूम नहीं है। इसके बाद एरते वालों के लिए भी एक अहम ख़बर है जो वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक अहम कानून जो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। अब वो कानून कब बनता है, जो कि आम तौर पे 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो बन जाता है कानून का हिस्सा। तो उम्मीद यही है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। मैंने आज से तकरीबन 1 से डेढ़ हफ़्ता पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत के हक़ में फ़ैसला दिया है जो कि 2 मरतबा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिस से अपनी नेशनलिटी रिजेक्ट करवा चुकी थी। वजह क्या लगी? वजह यही लगी कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी लैंग्वेज के और सीएसई के। तो इस वजह से उसको जो है जुस्टिसिया ने यही कहा कि रिजेक्ट किया कि आपके बेशक यहाँ पे 15 साल हो चुके हैं लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं ले सकती क्योंकि आपने ये मेन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। उसने इसके अगेंस्ट जो था वो एक मरतबा जुस्टिसिया में अपील की लेकिन रिजेक्ट हुई। उसके बाद उसने अपील की मिनिस्ट्री के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि मैं उस मुल्क से तल्लक़ रखती हूँ कि जब मैं बचपन में थी उस वक्त आम तौर पे औरतों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, इस वजह से मैं नहीं पढ़ सकी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ से इतने सालों से रह रही हूँ और मेरा एक बुनियादी जो हक बनता है उससे मुझे महरूम रखा जा रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज कोर्स नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में औरतों को उस वक्त पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये तारीख़ी फ़ैसला जो है आया है। उन्होंने कहा है कि वो ममालिक जहाँ का पस मंज़र कुछ इस तरह था कि पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था, ये नहीं राइट दिए जाते थे पढ़ने के, या उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, उन ममालिक का ख़्याल रखा जाए। उन ममालिक की औरतों को अगर वो उस एज में हैं जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त स्टडी नहीं थी उनके ममालिक में, या फैसिलिटी नहीं थी, या औरतों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस औरत के इस फ़ैसले उसके हक़ में आने के बाद जो बाकी औरतें हैं जो कि इसी सिचुएशन में हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान की या इंडिया की या बांग्लादेश की या किसी भी मुल्क की हैं, वो इसी सिचुएशन में हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगी आने वाले वक्त में। अब सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार किस चीज़ का, जैसे ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट का बनता है मेन कानून का हिस्सा, तो उस वक्त लाजमी तौर पे वो लोग, वो औरतें जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, उनको लाजमी तौर पे अपनी नेशनलिटी अप्लाई करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जुस्टिसिया जो है सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में ये तमाम जो तरीक़ाकार है वो वाज़ेह कर देगी। हो सकता है यहाँ पे मैं एक बात करना ज़रूरी समझूँगा, हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया जो है वो आपसे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मांगे, मिसाल के तौर पे कि आप ये वहाँ से लिखवा के ले लाएँ स्टाम्प पे, एक लीगल पेपर पे कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। वो वही तरीक़ाकार होगा जिस तरह आम तौर पे वहाँ से कोई भी स्टाम्प पेपर आप कोई भी जो है वो बनवा के लाते हैं, वहाँ से फ़ॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाते हैं, एम्बेसी से टेस्ट करवाते हैं, लाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं, उसके बाद आप वो जुस्टिसिया में ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही आप अप्लाई कर देंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि इस वजह से मैं नहीं कर सकता, तो ये भी काबिल कबूल हो सकता ना हो, क्योंकि उनको बाई डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये अहम कानून है, इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं फ्यूचर में। भाई को बुलवाने का सबसे आसान और लीगल तरीका
इसके बारे में भी काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, उनके कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा इस टॉपिक पे ख़ास तौर पे बात करने के लिए, क्योंकि कल भी एक दोस्त की तरफ से कुछ इसी तरह का कमेंट आया भाई के बारे में पूछने के लिए। जो सबसे बेहतरीन लीगल जो प्रोसेस है वो यही है कि आप अपने ब्रदर को 1 साल तक कुछ ना कुछ यहाँ से आपने शो करना है कि आप यहाँ से उसके जो तमाम अखराजात है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कम से कम 1 साल तक ये शो करना है। आप रिया भेजें, मनीग्राम भेजें, उसके बैंक अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र करें, 100 यूरो करें, 200 यूरो करें। इस तरह से आपने वहाँ पे उसको हर महीने ख़र्चा भेजते रहना है और उसके जो प्रूफ़ है वो आपने सँभालते रहना है। जैसे आपका तकरीबन 7-8 महीने हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसके लिए अफ़ेरता दी तरबाखू जो है वो ढूँढना है। अफ़ेरता दी तरबाखू ढूँढ के ये तमाम प्रूफ लगा के आपने किसी अच्छे वकील के ज़रिए जो है वो एक्स्ट्रा खैरिया में उसका अफ़ेरता अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा कि वो अफ़ेरता जो है मिनिस्ट्री आपसे अगर मज़ीद मांगेगी, आपने वो पैसे भेजने बंद नहीं करने। आपने वो जो मज़ीद अगर आपसे प्रूफ मांग दिया तो वो भी आप भेजते रहें, वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके भाई हैं वो इसके बारे में अगर वो जानना चाहेंगे, वो आप एफआरसी जो नादरा का है वो ये तमाम चीज़ें आप वकील के आपको तमाम डॉक्यूमेंट बता देगा, वो आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोगों ने अपने भाइयों को इस प्रोसेस के ज़रिए बुलवाया है और इसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आपका भाई वहाँ पे अच्छे रोज़गार पे नहीं है, आपके ख़र्चे पे चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यही काम जानता है, तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को ऐसे बंदों की ज़रूरत है, तो मैं उसको यहाँ पे अपने पास बुलवाना चाहता हूँ, यहाँ पे उसको वो यहाँ पे काम करे मेरे साथ रहते हुए। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ बढ़ा सकते हैं। अगर आप ख़ुद अपना बिज़नेस कर रहे हैं, टैक्स सही पे कर रहे हैं, इनकम अच्छी है आपकी, तो उनके लिए भी ये कोई भी मुश्किल नहीं है, वो उनके लिए भी बहुत ही आसान प्रोसेस है। सेम यही प्रोसेस है लेकिन मज़ीद आसान हो जाता है। पारों के बारे में एक मुफीद और अहम कानून है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट कानून नहीं है। इसमें यह है कि जब आप पारो लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस भी साथ करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें पारो के साथ साथ। एक क्वेश्चन आया मुझे कि क्या मैं पारो के साथ साथ जो है बिज़नेस भी कर सकता हूँ। जो सेपे का एक बहुत अहम कानून है जो आम लोगों पे हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं जानते, वो ये है कि 6 महीने तक जब भी आपकी नया कारोबार शुरू करते हैं, आपने पहले जॉब किया, जॉब से आपका बाहा हुआ, आपने पारो लगवा लिए। अब पारो लगवा के बहुत सारे लोग ये डरते रहते हैं कि मैंने अगर आलता दिया बिज़नेस का अपनी ऑटोनोमो का तो मेरी पारो कट जाएगी। अगर तो आप पारो इकट्ठी लेना चाहते हैं तो वो एक अलहदा प्रोसेस है, वो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप जानते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि बिज़नेस के साथ साथ आपकी 6 महीने की पारो है या 8 महीने की पारो है, आप चाहते हैं कि इकट्ठी क्या लेनी है, चलिए जब तक बिज़नेस रन नहीं होता उस वक्त तक पारो भी आती रहे, तो मेरा मसला जो है वो कुछ एक्सपेंस निकलते रहें। तो ये कानून वाक़या ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ख़तरा नहीं है। जब आप ऑटोनोमो का अपना आलता देते हैं तो 6 महीने तक आपकी पारो जो आपने लगवाई होती है वो आप ले सकते हैं बाई लॉ। जब आप नया कारोबार शुरू करते हैं तो 6 महीने तक आप अपनी जो पारो आपने लगवाई है वो आप ले सकते हैं। आपने बाहर जॉब करते थे, बाखा दिया, पारो लगवाई, अब आप साथ अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। वो जो आपने पारो लगवाई है वो 6 महीने तक बाई लॉ ले सकते हैं। और जैसे आपने ऑटोनोमो का आलता देना है उसके 6 महीने बाद ऑटोमेटिक कट जाएगी, वरना आपको सेपी का लेटर आ जाएगा कि आप अब अपनी ऑटोनोमो बंद करना चाहते हैं या पारो मज़ीद, तो आप अंडरस्टैंड है कि आप वहाँ पे जाएं और उनको कहें कि मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, पारो 6 महीने का जो रूल है आपका वो बंद हो जाए। अगर 6 महीने से ऊपर भी लेते रहे आप तो वो आपको वापस करना पड़ेगी और हो सकता है कुछ जुर्माना भी पे करना पड़े। एरेते वालों के लिए भी अहम ख़बर है। एरेते जो है वो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है मज़ीद 1 महीना। ये आपको मालूम होगा कि मार्च के महीने में इंडोर मास्क भी ख़त्म हो जाएगा।
आउटडोर मास्क 10 फरवरी का ख़त्म हो चुका है। मज़ीद रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बिज़नेस इकॉनमी एक मरतबा फिर इंशाल्लाह ताला ट्रैक पे आ जाएगी। कारोबार और बिजनेसेस जॉब्स पे लोग वापस जाना शुरू हो चुके हैं और जा चुके होंगे, और अभी भी 80% लोग जो हैं अपनी जॉब्स और बिज़नेस पे वापस जा चुके हैं। और हुकूमत का टारगेट है इस महीने के अंदर अंदर बाकी जो लोग हैं वो भी अपने बिजनेसेस और कारोबार की तरफ जाएं। इस वजह से 31 मार्च तक यही है कि 31 मार्च के बाद अब ये रेते एक्सटेंड नहीं होगी, और ये आखिरी महीना है वो लोगों का जो ए रेते पे हैं। ए रेते उनको आखिरी महीना जो मार्च का है उसमें मिलेगी, जो कि पहले 28 फरवरी थी, अब एक महीना एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।